लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबर आजम क्रिकेट हिस्ट्री का वो पहला ऐसा प्लेयर है जिसके करियर के दौरान ऐसा दौर आया है? क्या बाबर आजम से पहले किसी भी ग्रेट प्लेयर ने इन चीजों का सामना नहीं किया? सुपरस्टार कल्चर भारत को नहीं चाहिए। और आज आइए सुनाता हूं आपको उन क्रिकेट लेजेंड्स की कहानी जो कि कभी लोगों की आंख का तारा थे, फिर गले का कांटा बन गए, लेकिन जब उन्होंने बाउंस बैक किया तो सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सुपरमैन फ्रॉम इंडिया, व्हाट अ सेंचुरी फ्रॉम बाबर आजम अंडर प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 साल में बाबर आजम पर होने वाली तनकीद को देखने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या बाबर आजम क्रिकेट हिस्ट्री को पहले ऐसे प्लेयर हैं जिनके करियर के दौरान ऐसा दौर आया है? आपके जहन में जब यह सवाल आया होगा तो आपने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन जब यह सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बात का जवाब देने जा रहा हूं। तो इसका जवाब है नहीं। बाबर आजम से पहले क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स गुजरे हैं जिन्होंने अपने पीक फेज में बहुत सारे रन्स बनाए, लेकिन उसके बाद उनके करियर के दौरान एक ऐसा स्लंप फेज भी आया जब उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब हो गई और वो बिल्कुल रन्स नहीं कर पा रहे थे। इसमें आप प्लेयर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक कैटेगरी है बेस्ट प्लेयर्स की और दूसरी कैटेगरी है ग्रेट प्लेयर्स की। बेस्ट प्लेयर्स की कैटेगरी में वो प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने अपना पीक फेज को बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारा, अपनी टीम के लिए बहुत सारे रन्स बनाए और अपनी टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए। लेकिन जब उनका बुरा दौर आया तो बजाय इसके कि वो मेहनत करके शानदार तरीके से कम बैक करते, उन्होंने हर चीज को गिव अप कर दिया और क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके साइड पर हो गए। दूसरी कैटेगरी है ग्रेट प्लेयर्स की। इस कैटेगरी में वो प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने अपना पीक फेज बहुत शानदार तरीके से गुजारा, लेकिन जब उन पर खराब दौर आया तो उन्होंने गिव अप नहीं किया बल्कि अपनी मेहनत करते रहे और ऐसे शानदार तरीके से कम बैक किया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई और इसी वजह से उन्हें ग्रेट प्लेयर्स या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है। मैंने उन सब प्लेयर्स की कहानियां देखी, लेकिन उन सब कहानियों में से एक प्लेयर की कहानी मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी और उनकी कहानी न सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि मेरे और आपके लिए भी मशाले राह है कि अगर जिंदगी में कभी मुश्किलात हो तो मुश्किलात का सामना करना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं सुनाता हूं आपको उस प्लेयर की कहानी जिसे क्रिकेट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है। द मैन विद द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, द मैन विद द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। Man on the planet to reach 200 and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar। सचिन तेंदुलकर ने ईयर 1989 में इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था। सचिन तेंदुलकर के डेब्यू की कहानी तो बहुत ही मशहूर है जो आप वसीम अकरम के मुंह से कई दफा सुन चुके होंगे। ईयर 1989 और ईयर 2004 के दरमियान सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए 35 ओडीआई सेंचुरीज और 28 टेस्ट सेंचुरीज बनाई थी। ओडीआई और टेस्ट में उनका एवरेज भी 50 से अबव था। It's gone for it, he's got it away, that brings up the 200। अब आइए डिस्कस करते हैं सचिन तेंदुलकर के इस पीक फेज की कुछ करियर की हाइलाइट्स। सचिन तेंदुलकर के इस पीक फेज में उनका पीक ईयर था 1997। सचिन तेंदुलकर ने 1997 में एक कैलेंडर ईयर में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। उन्होंने 1997 में 34 ओडीआई मैचेस में 68 की बैटिंग एवरेज के साथ 1894 रन्स बनाए थे। ओडीआई क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम ही है, जो उन्होंने इसी साल में बनाए थे और उनका ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। सचिन तेंदुलकर के इस पीक फेज की कुछ की इनिंग्स थी जब उन्होंने 1999 के चेन्नई टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ वो शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर टॉप स्कोरर थे और इंडिया को फाइनल में पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। और उस 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर की पाकिस्तान के खिलाफ वो 98 रन की शानदार इनिंग्स हर क्रिकेट फैन को तो याद होगी। उसके बाद साल 2003 में ही सचिन तेंदुलकर ने 2003 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 241 रन की इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली थी, उसे भी क्रिकेट हिस्ट्री का मास्टर क्लास कहा जाता है। ईयर 1989 से लेकर ईयर 2004 तक अपना पीक फेज गुजारने के बाद आ जाता है फिर सचिन तेंदुलकर का स्लंप फेज। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान खराब फॉर्म नहीं देखी, लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने ईयर 2005 से लेकर 2007 तक अपने करियर का बदतरीन दौर देखा है। अपने पीक फेज के दौरान जहां पर उनकी एवरेज टेस्ट और ओडीआईज में 50 से अबव थी, लेकिन फिर 2005 से लेकर 2007 तक इन 2 सालों में सचिन तेंदुलकर की एवरेज ओडीआईज में 35 तक आ गई थी, जबकि टेस्ट में उनकी एवरेज 32 तक आ गई थी। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो प्लेयर्स यहां पर गिव अप कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन जो प्लेयर्स यहां से कम बैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। उनके इसी खराब फेज के दौरान आ गया था 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया को बांग्लादेश के हाथों एक बदतरीन शिकस्त हुई थी और इंडिया पहले ही राउंड से बाहर हो गया था। इसके बाद ये बातें होने लगी थी कि अब सचिन तेंदुलकर का टाइम आ गया है और अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए।
लेकिन सचिन तेंदुलकर अपने इस शानदार करियर को ऐसे खराब फेज में खत्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर साल 2008 में कमबैक किया। अब आता है सचिन तेंदुलकर के करियर का तीसरा फेज, जो कि है उनका बाउंस बैक या फिर कमबैक फेज। साल 2008 में एक दफा फिर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में शानदार तरीके से कमबैक किया और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की। सचिन तेंदुलकर के इस कमबैक फेज का पीक ईयर था 2010। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जब उन्होंने साल 2010 में 1562 रन बनाए थे। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने साल 2010 में ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे पहले डबल सेंचुरी भी स्कोर की थी, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ओडीआई मैच में 200 रन बनाए थे। Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. इसके बाद 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो सचिन तेंदुलकर के करियर का पीक था, जब उन्होंने इंडिया को वो वर्ल्ड कप जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया था और उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बनाएगी उनकी वो सेंचुरी तो हर क्रिकेट फैन को याद होगी। 5 World Cup hundreds for the little master, more than any other player in the history of the game. सचिन तेंदुलकर ने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर अपने करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया था, लेकिन अभी भी सचिन तेंदुलकर एक और माइलस्टोन का अचीव करने के बहुत करीब थे। सचिन तेंदुलकर इस माइलस्टोन को अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब थे कि वो क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे पहले प्लेयर बनते जिन्होंने क्रिकेट में 100 सेंचुरी स्कोर की थी। और इस माइलस्टोन को भी सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में अचीव कर लिया, जब उन्होंने एक टेस्ट मैच में अपने करियर की 100वीं सेंचुरी बनाई और आज तक ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम ही है। कोई और दूसरा प्लेयर आज तक क्रिकेट में 100 सेंचुरीज नहीं बना पाया। So special in this world of cricket. Yes, finally achieves the milestone. अब सचिन तेंदुलकर की इस कहानी में से बाबर आजम के सीखने के लिए क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर बाबर आजम की कहानी असलियत में रही क्या है। बाबर आजम ने साल 2015 में पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद वो साल 2016, 17 और 18 में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, लेकिन बाबर आजम का असली पीक पीरियड शुरू होता है साल 2019 से। साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 9 मैचेस में 473 रन बनाए थे और पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे। उसके बाद साल 2019 में ही बाबर आजम आईसीसी T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 स्पॉट पर भी आ गए थे। इसके बाद आ गया साल 2020 और साल 2020 में तो कोरोना था, तो इसलिए ज्यादा क्रिकेट हो नहीं सकी। इसके बाद आया साल 2021। साल 2021 में बाबर आजम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पर आ गए और इसी वजह से भी उन्हें 2021 का आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। और फिर आया साल 2022। साल 2022 में भी बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए और इसी बिना पर उन्हें 2022 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। साल 2022 के एंड तक बाबर आजम आईसीसी की तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग्स में टॉप 5 प्लेयर्स में मौजूद थे। लेकिन फिर आया साल 2023 और साल 2023 में खेला गया एशिया कप 2023। एशिया कप के पहले ही मैच में बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन उस सेंचुरी के बाद से आज नवंबर 2025 तक बाबर आजम पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। अब सचिन तेंदुलकर की कहानी से बाबर आजम के लिए सीखने के लिए क्या चीजें हैं? तो सबसे बड़ी और अहम चीज के खराब दौर हर क्रिकेट प्लेयर के करियर में आता है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है, उनकी कहानी में आपको सुना चुका हूं। उनके करियर के दौरान भी खराब फेज आया था, लेकिन जो प्लेयर्स अपना पीक फेज गुजारने के बाद अपने खराब फेज में गिव अप कर देते हैं और मेहनत नहीं करते और कम बैक नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं बेस्ट प्लेयर। लेकिन जो प्लेयर्स कम बैक करते हैं हम उन्हें कहते हैं ग्रेटेस्ट प्लेयर। इसलिए अगर बाबर आजम को भी उन ग्रेट प्लेयर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है तो बाबर आजम को यहाँ पर गिव अप नहीं करना और कम बैक करने की तैयारी करनी है। तो बाबर आजम को लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए और क्रिकेट में ऐसा शानदार कम बैक करना चाहिए कि मेरे जैसे उनके फैंस खुश हो जाएं और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगे जिनकी दुकान बाबर आजम पर तनकीद करके ही चलती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है और आपका क्या ख्याल है कि क्या बाबर आजम सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट में कम बैक कर सकेंगे या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।